दिल्ली में जेन-ज़ी के आंदोलन से क्या सबक मिले हैं, या जेन-ज़ी का आंदोलन से इस देश की सरकारों को क्या सबक लेने चाहिए, या जेन-ज़ी के आंदोलन से क्या देश को सबक मिले हैं, संकेत मिले हैं, या देश ने क्या संकेत दिए हैं। ये हम सब लोगों के दिमाग में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब जेन-ज़ी का आंदोलन की दिशा क्या होगी, जेन-ज़ी का आंदोलन किस दौर में चला जाएगा, इस तरह के सारे सवाल हैं। जेन-ज़ी पर बर्बरता भी आपने देखी है, और अभी ये जो आंदोलन है ये कॉकरोचों से कहीं आगे का आंदोलन बन चुका है, और इसमें तजुर्बा बहुत बड़ी चीज़ है। और ये सब लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ये गैर तजुर्बेकार लोग हैं, इनको इससे पहले आंदोलन का कोई अनुभव नहीं है। तो आंदोलन के जो अनुभव हैं वो कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी मेरे साथ हैं। ये छात्र जीवन से ही आंदोलनों से जुड़े रहे हैं और जेलों में भी रहे हैं, और बहुत सारे आंदोलनों को इन्होंने लीड किया है। तो आज जो देश में चल रहा है ये किस परिप्रेक्ष्य में है और इसके क्या क्या निहितार्थ हैं, इन पर इनसे बात करते हैं। नमस्कार कॉमरेड। नमस्कार कॉमरेड साहब जी। कल तक ऐसा लग रहा था, 2-4 दिन पहले तक देश में एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि लोग बोलने से ज़्यादा चुप रहना पसंद करते थे। भाई कोई बोलेगा तो उस पर ईडी आ जाएगी, उस पर केस दर्ज हो जाएंगे। बीजेपी लगातार पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपना 2/3 बहुमत बनाना चाह रही थी, कह रहे थे डीलिमिटेशन की इसमें आएंगे, लेकिन अब बाजी पूरी तरीके से देश के युवाओं के हाथ में जा चुकी है, और बिना तैयारी के जा चुकी है कि इस आंदोलन की कोई किसी ने वर्षों तैयारी की हो, ऐसा भी नहीं है। तो इस आंदोलन के जो आपने शुरुआत से लेके अब तक के जो कुछ देखा है, आप इसको कैसे हमें समझाओगे? ये असल में जो 20 जुलाई का दिन है ये हमारे आज़ाद भारत के इतिहास में जी इसको टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। और ये इतिहास शब्द मैं सोच समझ के प्रयोग कर रहा हूँ जी। इसका ये जो दर्ज होगा इतिहास में 20 जुलाई का दिन, वो 2 तरह से दर्ज होगा। एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और एक काले अक्षरों में। जी। सुनहरे अक्षरों में तो इसलिए कि जो आपने बिल्कुल शुरू में चर्चा की कि 5-4 दिन पहले तक देश में क्या वातावरण था और आज क्या वातावरण है, उसको बदलने के लिए जो हमारे देश की छात्र युवा पीढ़ी ने जो बेमिसाल जज्बा दिखाया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है जी। और इसमें हमें तो खैर कोई संदेह नहीं था, लेकिन आश्चर्यजनक एक तरह आश्चर्यजनक ढंग से ये अभिव्यक्त हुआ है देश के सामने और दुनिया के सामने। ये बात जो जज्बे वाली बात है वो काबिले तारीफ है, और वो सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। जो काले अक्षरों में लिखा जाएगा साथ में ही वो है कि शासन का जो दमन है वो सारी सीमाएं पार कर गया। और ये आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, हमारे जो दर्शक साथी उन्होंने भी ध्यान दिया होगा। इतने डरावने थे और इतनी क्रूरता थी उसमें कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि उन्होंने वीडियो देखे और रात को या तो खाना नहीं खाया या कई लोग सो नहीं पाए, ऐसा बहुत लोगों ने कहा। और ये पूरे देश की स्थिति है, जिसको कहते हैं ना अवसाद में चले जाना। मतलब बहुत बड़ा एक मातम जैसी परिस्थिति देश के अंदर बनी हुई थी। इतनी बर्बरता के साथ कोई बखान करना बड़ा मुश्किल है। विजुअल्स जो लोगों ने देखे हैं, आम तौर पर जो हमारा मीडिया है वो इस तरह के विजुअल्स को कभी दिखाता नहीं था। उन्होंने तो अभी नहीं दिखाए। ये लिखता था कि विजुअल्स डिस्टर्बिंग है। हाँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसने नहीं दिखाए, वो उसने डिस्टर्बिंग थे वो वास्तव में। इस हद तक वो सीमाएं पार कर गए। तो बड़ा विक्षोभ देश के अंदर था। और
आज जो परिस्थिति है, हमें बहुत संवेदना हम प्रकट करते हैं जो बेटा बेटियों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, लेकिन उन्होंने जो रिजिलियंस दिखाया है ना, जो जिस जिम्मेदारी का परिचय दिया है, देखो कोई एक संगठन नहीं है, स्वतःस्फूर्त आंदोलन है जी, इसके बावजूद बिल्कुल एक जैसी मानसिकता से वो अपने आप को संचालित कर रहे हैं, विवेकशीलता के साथ। उनको कितना लाठियां, कितने डंडे पड़े होंगे, और उसके बावजूद भी किसी पे हाथ नहीं उठाया। पहले ये आंदोलनकारियों के ऊपर आरोप लगता था कि वो पत्थर फेंके उन्होंने, जब कभी भी पुलिस को अपनी जो ज्यादतियाँ और बर्बरता है या शासन जब कोई उसको न्यायोचित ठहराता था, तो वो ये कह दिया करते कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके, तब हमने मतलब न्यूनतम हिंसा पे उतारना पड़ा। और इसमें कमाल ये हुआ कि 20 तारीख को सवेरे सवेरे पत्थरों से भरा हुआ एक ट्रक पुलिस लेके आई वहाँ, खुद ही लाए, और फेंकते हुओं की वीडियो देश ने देखी, दुनिया ने देखी कि वो खुद ही फेंकने लग रहे। बहुत दूर विद्यार्थी खड़े, उनके ऊपर काहे को फेंक रहे। तो ये इतनी ज्यादा मतलब प्रोवोकेशन, इतना बड़ा उकसावा शासन और सत्ता की तरफ से है। उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि जुल्म की सारी सीमाएं पार कर दो, फिर ये कुछ हिंसा करेंगे, फिर हम उसको जस्टिफाई करेंगे, न्याय उचित ठहरा देंगे। वरना तो आप ये देखिए कि क्या तो ये इश्यू है, क्या ये मांग है। आज ही हम एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ मैं बता रहा था पेपर लीक की घटनाओं के बारे में, तो नीचे से किसी ने कहा 125 बार लीक हो चुके। ये लीक नहीं है, असल में ये रैकेट है, ये रैकेट है। और अमीर जादों के जो बच्चे हैं ना, वो तो कितने में ही भी खरीद सकते हैं। वो 5 करोड़ में, 10 करोड़ में भी एक पेपर खरीद सकते हैं बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर और कुछ बड़ा बनाना। लेकिन पूरे के पूरे जो किसान, मजदूर, जो मध्यम वर्ग, साधारण जो जनता हमारे देश की 90%, उनके बच्चों के खिलाफ एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा, जो पहली बार नहीं हुआ जी। और होते होते जब यहाँ तक बात पहुँच गई, तो एक ही तो बात की थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान, और ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसको भंग किया जाए। इसका मतलब क्या है कि आपने सारा का सारा समेट कर एक ही जगह केंद्रित कर दिया। करने दो राज्यों को अपने अपने, अभी भी तो कर रहे हैं, ठीक है, कमी पेशियां भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन कर तो रहे हैं ना वो भी मतलब। और आज ही एक बच्ची अपने फादर के साथ आई हुई थी, वो दिखा रही थी जो दोबारा नीट एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट वो छपा हुआ दिखा रही थी कि एक जगह मान लो 17 नंबर है, 2 बार 17 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर 18, उसके बाद 57, 2 बार 57, उसमें इतनी बड़ी गलतियां हैं। तो क्या चीज है धर्मेंद्र प्रधान ने बता, कौन जाना था। He has become now defamed for the wrong reasons। और क्या उसका बचाव करना, अभी भी वो कुछ नहीं है। 20 तारीख की जो घटनाएं हैं उसके लिए तो गृह मंत्री की पुलिस जिम्मेदार है, बिल्कुल। और ऐसा स्पष्ट दिख रहा है कि उनको बकायदा तौर पर निर्देशित किया गया था कि उन्हें करना क्या है, वरना पुलिस ऐसा इतनी क्रूरता करनी है, इसके निर्देश थे। क्योंकि पुलिस में तो हमारे घर से भी लोग रहे हैं, इतनी क्रूरता की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो उनको ही कि एक लड़की जा रही है उसके पीछे से ऐसे मतलब क्या लाठी मारो, ऐसा नहीं, कहीं भी सिर में मारो, पैलेट गन इस्तेमाल और भी ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर आई हुई है। वो एक लड़की के छाती के ऊपर गोडे टिका के पुलिस वाला बैठा है और छाती के कपड़े फाड़ रखे। अब क्या बताइए। तो ये है जिससे एंग्विश, और वो जो एंग्विश था
वो एक ही दिन में बिल्कुल पासा पलट दिया। विद्यार्थियों ने पासा ये पलट दिया कि उसी जगह के ऊपर उसी रात को दोबारा से उन्होंने अपनी जगह कैप्चर कर ली हाँ, और अपना कब्जा बहाल कर लिया। मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं। उससे देश की जनता को राहत मिली और उसके बाद ही देश के लोग बोल पाए हैं, नहीं तो उनके शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे मुंह से, ऐसे स्तब्ध रह गए थे वो। ये दूसरी बड़ी एक टर्निंग पॉइंट के रूप में बात बनी है। तीसरी ये है कि मुझे लगता है ये मामला केवल नीट पेपर का नहीं है। नहीं, अब उससे कहीं आगे पूरा एजुकेशन सिस्टम पे टिक गया है। पहले ही था। एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी जिस तरह से की गई है, बेरोजगारी जो है, उसके भ्रष्टाचार जो है, नियुक्तियां टीचर्स की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जिसनी अंधेरगर्दी हुई है, उससे वो इकट्ठा हुआ गुस्सा था। जैसे हमारे किसान आंदोलन में जो 3 कृषि कानून थे, केवल वही मुख्य कारण नहीं था। जो कृषि का संकट है वो इकट्ठा हुआ आक्रोश, जो कर्जदारी किसानों के ऊपर, वो जो समर्थन मूल्य ना मिलना, फसलों की बर्बादी हो जाना, यानी बहुत महंगा हो जाना, खर्च जो है, लागत खर्च जिसको कहते हैं वो, और ये जो बेरोजगारी का आलम था, ये सारी चीजें उसमें जुड़ी। और जब 3 कृषि कानून की वापसी की मांग करके जो आंदोलन चला 13 महीने का, वो केवल कृषि कानूनों की वापसी के लिए नहीं था, इस देश के अंदर लोकतंत्र की बहाली के लिए भी था। और शासन की जो निरंकुशता है, तानाशाही, उसका गरूर तोड़ने के लिए भी था। बिल्कुल। तो कृषि की मांगे तो ज्यों की त्यों आज भी खड़ी हैं। इसी पे मैं आ रहा था कि इसीलिए वो खत्म नहीं हो रहा ना, अभी भी उतना ही वो। अब जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील, व्यापार समझौता कर रहा है भारत, वो समझौता नहीं है, वो समर्पण है एक तरफा। आज तक उसके संबंध में जितनी घोषणाएं हुई हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने और अमेरिका के अधिकारियों ने की, भारत सरकार, इन्होंने तो मुंह ही नहीं खोला है, मुंह तक नहीं खोल रहे। और ये भी नहीं कह रहे कि भाई हम 0%, जो ट्रंप कह रहा है भारत 0 कर देगा और हम 18%, अब तो 100% की भी कह दी परसों कि रूस से जो तुम तेल लेने की अभी भी जारी रख रहे हो, तो हम 100% भी लगा सकते हैं तुम्हारे ऊपर। जेनरिक दवाओं पे भी बोला है उन्होंने, भारत काफी मात्रा में जेनरिक दवाएं, ये तमाम देखो समझौता होता है ना, 19-21 गांठबाद हो सकती, लेकिन जो अमीर मुल्कों के साथ और इनके साथ ये कृषि की और किसान की कमर तोड़ने जैसा एक है, जिसलिए आंदोलन है किसान का कि सिग्नेचर नहीं होने देंगे उसके ऊपर। खैर, हम बात ये कर रहे थे उसी प्रकार से ये जो युवाओं का आक्रोश है कि आप देखिए कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ने भी जाते हैं ट्यूशन पे, पेरेंट्स भी खर्चा कर रहे हैं, और उनके साथ फिर इस किस्म की बात हो जाए, क्या करें जी, फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा बच्चों को ना अपना, बिक गया। और इसमें से क्या निकल के आया? इसमें से ये निकल के आया कि पेपर बेचने वाले ही पेपर बना रहे हैं। उस पेपर बनाने की जो टीम है उसमें शामिल है एक जो बंदा जो पेपर बेचने कोचिंग सेंटर चलाता है, वही तो बना रहा है ना पेपर। इससे ज्यादा और क्या होगा? तो विश्वास उठ गया। और दूसरा, मैं ये कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज है, इस्तीफा शिक्षा मंत्री का मांगा जा रहा है, क्योंकि एक जवाबदेही जो है वो बुनियादी नियम है लोकतंत्र के अंदर, अकाउंटेबिलिटी वो फिक्स होनी जरूरी है। पर इन्होंने ये तय कर रखा है, राजनाथ सिंह ने बहुत पहले कह दिया था कि इस्तीफे यूपीए में होते थे, हमारे यहाँ नहीं होते। इन्होंने इसको मतलब एक वो मान लिया है तय मापदंड कि हम कुछ भी करेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो नतीजा ये निकला कि जब दोबारा से वो स्थापित हो गए, कल का दिन और आज का जो दिन गया है, अब लोगों के दिल में ये सिड़क हुई है कि भाई हमारे बच्चे जो हैं उनकी विजय हुई है,
उस जगह पे दोबारा से बैठना ही वो उसको बहुत बड़ी अपनी जीत मान रहे हैं। इसलिए जो ये आज का भी दिन था, जो प्रोटेस्ट हुए किसानों ने भी किए जी। तो जैसे किसान आंदोलन में सारा हिंदुस्तान किसानों के पीछे खड़ा था, उसी तरह से ये विद्यार्थियों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। और नतीजा ये निकला है कि जो 4 दिन पहले तक 56 इंच की आक्रामकता दिखा रहे थे, आज कूण में ला दिया इन बालका ने। कूण में लगा रखे हैं, बोल नहीं रहे, चुप है, कुछ कहने को नहीं है, कुछ भी जबान नहीं खुल रही है। प्रधानमंत्री ने एक बड़ी रोचक बात कही है, शायद आज ही कही। वो ये कह रहे हैं पेपर लीक होना बहुत बड़ा पाप है। परसों ही बोल दिया था उन्होंने, मतलब उन्होंने नहीं बोला, उनके बिहाफ पे बीजेपी वालों ने तो कहा 2 चीज पाप नहीं है कि वो कहते हैं महापाप है, पाप महापाप है पेपर लीक होना। 2 चीज पाप नहीं है बस। एक तो जो विद्यार्थियों के साथ बर्बरता की है वो पाप नहीं है, उनके हिसाब से नहीं तो बोलते। और दूसरा जो राम मंदिर से चंदा चोरी हो रहा है वो पाप नहीं है, उसको तो नहीं बताया पाप। ये आप उनका जो दोगलापन है, एक इतने बड़े 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री वो एक नेतृत्व कर रहा होता है। आप क्या संकेत दे रहे हैं दुनिया के अंदर? दुनिया भर में तो प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन इंग्लैंड में, हमारे आयरलैंड में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए और जनगण मन गाया गया है। ये कह रहे हैं ना कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का अपमान किए जाने पर बहुत बड़ी सजा देंगे। आप कितना सम्मान कर रहे हो और ये लड़ने वाले कितना उसके आदर कर रहे हैं, ये अंदाजा लगाइए ना। ठीक बात है। तो तीसरी बात, पहली बार ये इस चीज में बिल्कुल कामयाब, दूसरी बार कामयाब नहीं हो पा रहे किसान आंदोलन में भी अभी इन्होंने तमाम आतंकवादी कह के देख लिया, पाकिस्तानी कह के देख लिया। आज एक पत्रकार मेरे से पूछ रहा था कि वो तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का हरा झंडा लहरा रहे नहीं, कोई ये खड़ा भी कर देंगे किसी को लेके। नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये देखिए, गुरुद्वारे के द्वार खुल गए घायल बच्चों के लिए, मस्जिद के खुल गए, वहां भी हरा झंडा होता है। और किसान यूनियन का भी झंडा। वहाँ एक हनुमान मंदिर है, उसके दरवाजे नहीं खुले, उसके बंद कर दिए। इनको हर एक रंग के झंडे से दिक्कत है और सबसे ज्यादा दिक्कत है तिरंगे झंडे से। उससे डरते हैं। तिरंगे को तो ये आरएसएस मानती ही नहीं थी, कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया। वो तो अभी 14 के बाद लगे हैं, अभी 50 साल हाथ नहीं लगाया। और आप देखिए पुलिस के हाथ में लाठी है, बंदूक है, हेलमेट है, एक यहाँ बांध रखा है कुछ, एक हाथ में भी कुछ ले रखा है। ये सारी चीज है, आंसू गैस, करंट तक लगा, वो डंडे इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए गए बच्चों को, उसमें कील डाल रखी है, डंडे। ये सारे हथियार उनके पास है। केवल एक हथियार विद्यार्थियों के हाथ में ऐसा है जिसने उनको डराया है, वो था तिरंगा झंडा। और जिस डंडे के अंदर वो झंडा लगा हुआ है, इन बच्चों ने वो डंडा भी प्रयोग नहीं किया। अगर डंडे का प्रयोग किया तो केवल झंडे के लिए, तिरंगे के लिए। कि अगर बच्चों ने डंडे का प्रयोग किया होता बराबर में तो क्या हाल हुए होते। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। यूथ हैं ये। अच्छा, मैं एक बात बताऊं धर्मेंद्र आपको कि इसके पीछे जो मनोवृत्ति और जो जज्बा काम कर रहा है इस पीढ़ी के संघर्ष के पीछे, वो क्या है, उसको रीड करने की जरूरत है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आपने वो लाइन सुनी होगी, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। पाश की कविता है ना, पाश की ये कविता है। ये वो बच्चे हैं जो अपने सपनों को जिंदा रखे हुए, मरने नहीं दे रहे। इतना मतलब उनके साथ जो बदसलूकी हो रही है इन नीतियों के चलते हुए, जो बेरोजगारी की अंधेरी गली है उसके चलते हुए, इसके बावजूद भी वो जो सपनों का जिंदा रहना है
वो जज्बा इनको संघर्ष की ऊर्जा दे रहा है वास्तव में। वहाँ जो बच्चे लाठीचार्ज में अपनी चप्पल जूते छोड़ गए थे, वो जंतर मंतर पे वो चप्पल जूतों का भी स्मारक बना दिया गया। स्मारक बना दिया। और जो नौजवान उनको बोरी में इकट्ठे करके डाल रहा था, उससे एक पत्रकार ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। उसने ये कहा, हर चीज का हिसाब रखा जाएगा, इसलिए इकट्ठे कर रहा हूं। और ये जो कहते हैं ना कि भाई हम देखेंगे, एक नज्म है फैज अहमद फैज की, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो गज़ल 1986 में जियाउल हक वहाँ के तानाशाह थे पाकिस्तान के, और जनता इतनी खिलाफ थी मार्शल लॉ के कि वो प्रतिरोध में ना काले कपड़े पहनने लग गए थे। तो बैन लगा दिया पाकिस्तान में, कोई काले कपड़े नहीं पहनेगा जो मेरा जैसे इस तरह का। तो इकबाल बानो जो जानी मानी गायिका हुई, हमारे लिए खुश नसीबी की बात यह है कि वो रोहतक से ही थी। अच्छा। इकबाल बानो उस दिन काली साड़ी पहन के पार्टीशन में गए, वो यहाँ से पार्टीशन में गए। दिल्ली में भी उनका घर अभी भी है। तो वो फैज की नज़म गाई थी उन्होंने, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और हॉल भरा हुआ था। और उसी के अंदर ये जब एक शब्द आता है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। और उसके बाद एक और लाइन आती है कि जब राज करेगी खल्के खुदा, खल्क होता है जनता, यानी खुदा के बंदे राज करेंगे। जब राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। और उसके बाद जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है, तो चारों तरफ उस हॉल को फौज ने घेर लिया। तो ये जो जूते वाली बात से मुझे याद आया कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और दूसरी उन्होंने बच्चों ने ये बात कही कि हिसाब होगा और हर चीज़ का हिसाब होगा। तो जो एक लाइन और है वो भी फैज साहब की है, आज पता नहीं क्यों उन्हीं का ज़्यादा ध्यान आता है। उन्होंने एक लाइन में कहा था, जो खून बहा जो बाग उजड़े, जो खून बहा जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए, हर कतरे का, हर गुंचे का, हर गीत का बदला मांगेंगे। ये जज्बा है। और इस जज्बे से डरी हुई है ये सरकार, अपने ही कुकर्मों से घिरी हुई है और अपने ही कारनामों से डरी हुई है सरकार। ये परिवर्तन है। इसलिए 20 जुलाई का बहुत बड़ा महत्व मैं इस रूप में कह रहा हूं कि वो आने वाली जनरेशन 20 जुलाई को मनाया करेगी इनके। जरूर नहीं, निश्चित रूप से मनेगा। जैसे 26 नवंबर का किसान मनाते हैं, 26, 27, 28 3 दिन जब वो पड़ाव डले थे एनसीआर के चारों तरफ, उनको मनाते हैं। ऐसे ही ये भी निश्चित तौर पर मनेगा। कुछ दिन ऐसे तारीख के अंदर मशहूर हो जाते जो किसी की स्मृति से मिट नहीं सकते, और वो भी याद रखेंगे उन दिनों को, भूल वो भी नहीं सकते हैं। तो वास्तव में जो आप पहले की बात कह रहे हो ना, कि वो लोगों को ना डराने की कोशिश कर रहे थे। डराया तो खूब गया है जी, और डराया भी गया है। लेकिन वहाँ ऐसे बच्चे भी पहुंचे हुए हैं, वो कहते हैं जी मम्मी पापा आने नहीं दे रहे थे क्योंकि वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ। बहुत सारे ऐसे वहाँ पे ऐसे हजारों बच्चे हैं। आज एक लड़की ने मेरे से कहा, वो बोली अंकल आप गए थे जंतर मंतर? मैंने कहा गया था बेटा। तो वो बोली मैं भी जाना चाहती हूँ, घर वाले नहीं जाने दे रहे। मैंने कहा बेटा तुम ये मान के चलो कि तुम वहीं हो, जब तुम्हारी इच्छा है ना, तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग हैं
जो घर में होते हुए वहीं हैं और जंतर मंतर के समर्थन के अंदर खड़े हैं, है ना। ये एक भावना है। तो डर जो चीज है, वो डर, वो खुद डरे हुए हैं वास्तव में, और डरे हुए ही डराते हैं। आपने एक गोरख पांडे की कविता है 5 लाइन की जी, वे डरते हैं, कविता का शीर्षक है वे डरते हैं। वे किस चीज से डरते हैं? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज, सब कुछ होने के बावजूद वे डरते हैं। वे इसलिए डरते हैं, उन्हें लगता है कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे, इसलिए डरते हैं। तो ये वास्तव में वही बात है, ये डरे हुए हैं। आज वो बांट नहीं पा रहे हिंदू मुसलमान कह के, ठीक है ना। इससे फालतू तो बांटे भी क्या कि जितना बांटना था बांट। लेकिन ये सिद्ध ये हुआ कि वो विफल हुए हैं। सत्ता तो कब्जा ली, लेकिन ये जो बहस है ना, आपने ध्यान से दिया कि नहीं दिया पता नहीं, जिस राम का नाम लेकर सत्ता हाथी आई थी, राम का तो चंदा चोर हो गए जी। चंदा चोर क्या, राम का तो नाम लेना पसंद नहीं करते अभी। धर्मेंद्र, मैं ये कह रहा हूं, जब इन्होंने ये कहा उनको लाओ जो राम को लाए हैं सत्ता में। आज रोहतक में प्रदर्शन कर रहे थे, ये ऑटो से औरतों ने उतर उतर के इनको कोसा है। बताइए, एक ऐसा माहौल बनने जा रहा है सर, इनको लोग मतलब इनको छुप के जाना पड़ा करेगा। क्योंकि वो जो 10-12 करोड़ ये इन्होंने ऐसे तैयार किए हैं, उनके अलावा देश में जागरूकता बहुत आ रही है। मजाक में कोई कह रही थी महिला कि भी वहां जाके चढ़ावा देने से तो बेहतर है कोई बीजेपी वाला आरएसएस का मिल जाए, उसको दे दो। वो ऑलरेडी ले चुके हैं 10-20 रुपए, क्योंकि वहां से भी तो इनको ही निकालने हैं। झज्जर के पास एक गांव में बंदे ने राम मंदिर जब बना तो खूब चंदा इकट्ठा किया उसने, अब वो खुद तो गाड़ी गुड़ियों में घूमने लगा। तो उससे अब लोगों ने पूछा तो वो मना कर गया, बोले मैंने कब चंदा लिया था गांव से। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा था। जब इन्होंने ये कहा उन्हें लाओ जो राम को लाए, और भव्य मंदिर का जब उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, तो वही कंस्टिट्यूएंसी अयोध्या और फैजाबाद की, अयोध्या तो फैजाबाद में है, बिल्कुल, लोगों ने इनको हरा दिया। समाजवादी पार्टी का जीता था एमपी, अब उन्होंने हरा दिया, और बहुत सारों ने उस नाम पे वोट भी दिया होगा। तो अयोध्या और फैजाबाद ने क्यों हरा दिया? क्योंकि वो इनको जानते थे कि असली चरित्र क्या है, इसलिए हरा दिया। धीरे धीरे देश भी जानेगा। और वाराणसी की जो लोकसभा सीट है, प्रधानमंत्री खुद बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं। सब कुछ डेरा वहीं डाल दिया, झोंक दिया सब कुछ, काफी कम वोटों से जीत पाए थे। क्या संकेत है? और बहुमत मिला क्या 2024 में? नहीं मिला, 240 सीट मिली। ये तो पार्टियां तोड़ रहे हैं ना, धड़ाधड़ धड़ाधड़ पार्टियां तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं। आज वो भी शरद पवार भी मिल रहे हैं। आज किसी को भी तोड़ ले वो, क्योंकि वो कारपोरेट सेक्टर तोड़ रहा है, ये थोड़ी तोड़ रहे हैं। उसको अपना शासन बचाना है, लेकिन ये जनता को नहीं तोड़ पा रहे। जो SIR है, ये जो समीक्षा करता है वोटर लिस्टों की, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वोटर जो है वो सरकार को चुनेगा, लेकिन उससे पहले सरकार वोटरों को चुनेगी, इसका ये अर्थ है। और वो लोग भी अब समझने लग गए। तो ये एक ना बहुत ज़्यादा इतने जल्दी समय में बेनकाब हुए हैं, इनका पर्दाफाश हुआ है, असली चेहरा सामने आ गया। इससे ज़्यादा और क्या होगा बताइए कि भाई आप मंदिर में चोरी कर सकते, उसको महापाप भी नहीं कह रहे, बोल ही नहीं, उस बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। और वो उसका भंडाफोड़ कैसे हुआ? इवन CGI के पास है ना, ये पूरा जो आंदोलन है इसमें थैंकफुल होना चाहिए CGI का, हरियाणा का। चीफ जस्टिस के मुंह से कॉकरोच निकला, उस कॉकरोच ने यहाँ तक देश को ला दिया। आज फिर एक गलती की उन्होंने, बोले मेरे पास ये वीडियो देखने का समय नहीं है,
हमारा अदालत का समय खराब मत करो। अब आप अंदाजा लगाइए, वरना एक गलती बंदे से हो जाए, सुधार का कुछ मौका भी सबक मिला था उसको, सीखते हैं। उनको। आप एक व्यक्ति नहीं है, आप बहुत ऊंची मतलब न्यायमूर्ति कहते हैं, उस कुर्सी के ऊपर बैठे। लोग कह रहे 7 महीने बाद टाइम ही टाइम होगा, कितना ही देख लेना। सही बात है। रिटायरमेंट के बाद इस तो तरह कोई की पूछता नहीं। असंवेदनशील टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस किस्म की बातें हो रही है। तो खैर, बात ये है कि अगर इनका कुल मिला के देखा जाए तो एक देखिए, शासन करने की एक लेजिटिमेसी होती, वैधता जिसको कहते हैं, वो लेजिटिमेसी तो उस दिन खत्म हो गई जिस दिन इनको बहुमत नहीं मिला। इतना अहंकार काहे को दिखा रहे हो यार, ये तो बता दो ना। लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया, तुम तो 400 प्लस मांग रहे थे और दी 240 है। फिर ये जो जुगाड़ किया है और अब जो खरीद फरोख्त कर रहे हो, ये इसके बावजूद भी आपके शासन का तो जनाजा निकल गया। जो 20 तारीख और 21 तारीख और आज 22 तारीख, अगर 3 दिन के ऊपर आप नजर मारे तो धिक्कार रहा है देश और दुनिया आपको। तो वो जो नैतिक अधिकार या जिसको वैधता कहते हैं शासन करने की, वो खो चुके हैं। उससे इनको नैतिकता से इनका संबंध नहीं है एक्चुअली कामेट साहब। ये इज्जत वाले आदमी के साथ है। ये जो नैतिकता की दुहाई आप लोग या हम लोग जो इनको देते हैं, वो सिर्फ उनके ऊपर है जिनके ऊपर नैतिकता के मोरल लागू होते हैं, रूल लागू। अच्छा, इनके ऊपर लागू नहीं होते ये एक्चुअली। शुरू वाली बात के ऊपर दोबारा आप आए अगर, तो हमने कहा था केवल नीट का सवाल नहीं है। नहीं, अब तो नीट नहीं है, इसमें पूरा जो देखिए आरएसएस ने शिक्षा मांगी थी बीजेपी से। आज पूरे देश की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी शिक्षा से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, सब पे आरएसएस के लोगों का कब्जा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो जंतर मंतर पे तो काफी दिनों से बैठे हैं ना, फिर आमरण अनशन भी कर रहे हैं। आप उनको बुला सकते थे। जब विपक्षी पार्टियां वहां पर चली गई मिलने के लिए, तो आप क्यों नहीं जा सकते थे? जा सकते थे, अब चले ही गए वो। ठीक है, अब आप अस्पताल के अंदर गए हैं सोनम वांगचुक से मिलने के लिए, तो अब क्या हुआ? तो एक तो नैतिक पराजय यही हो गई कि सब कुछ करके देख लिया। नेता प्रतिपक्ष के साथ आपने जिस तरह का सलूक किया है वो करके देख लिया। तो हम ये कह रहे हैं कि ये मात्र इस्तीफे तक बात सीमित नहीं है। वास्तव में जो विक्टिम बना है आज का युवा, वो इस सिस्टम का विक्टिम है। सिस्टम एजुकेशन का, सिस्टम रोजगार का, सिस्टम इन नीतियों की वजह से, जो न केवल वो तो छात्र तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे देश का भविष्य है, वरना तो सारे तबकों को ये जो दिल्ली के चारों तरफ जो मजदूरों का विस्फोट हुआ था 2 महीने पहले, वो क्या था? वो भी तो यही था। वो भी काफी हद तक स्वतःस्फूर्त था। वो भी केवल न्यूनतम वेतन और 8 घंटे तक सीमित नहीं था। वो भी बहुत बड़ा संकेत अपने आप में दे रहा था। इसलिए ये जो निराकरण इसका जब तक नहीं होगा उनकी तसल्ली के अनुसार, तब तक किसी की भूख हड़ताल करने या किसी की भूख हड़ताल टूटने से यह आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक बात। ये वास्तव में एक नीतियों को बहुत सशक्त रूप में चुनौती देने का शुरुआत है। अंत नहीं है, शुरुआत है। हाँ, चरण बदल सकते हैं, जैसे किसान आंदोलन के चरण। आप बताइए कि चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है किसान घाट। कुछ किसान संगठनों ने आह्वान किया कि हम 21 तारीख को वहाँ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे चौधरी चरण सिंह की समाधि पर। प्रार्थना क्या करेंगे कि हे भगवान, इन शासकों को सद्बुद्धि दे, ये जो किसान और कृषि के साथ ऐसा कर रहे हैं, और उनको जाने नहीं दिया। यही शंभू बॉर्डर जो हमारा अंबाला के पास है, वहाँ पर दीवार खड़ी कर दी सड़क पे। वो तो प्रैक्टिस हो चुकी है। आज हमारे साथ आए हुए थे संयुक्त किसान मोर्चा के लड़के लड़कियां, किसान भी, वो ये कह रहे थे हमारे घर के आगे पुलिस बैठ के निकलने नहीं दिया। भेज देते हैं, बंद डिटेन कर लेते हैं। ये कितने दिन आप इस तरीके से चलाना चाहते हो? और
आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हरियाणा की सीमा जहाँ शुरू होती है उससे परली तरफ 3 तो प्रदेश हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। मतलब जम्मू कश्मीर भी उसमें पड़ते हैं, लद्दाख की टेरिटरी भी पड़ती है, वो बॉर्डर स्टेट भी हैं। पंजाब भी पड़ता है, वो भी बॉर्डर स्टेट है। हिमाचल भी पड़ता है, वो भी बॉर्डर स्टेट है। और चंडीगढ़ भी पड़ता है। आप उनका रास्ता रोक सकते हो, और रास्ता रोकने के बाद आप ये कहोगे कि हम राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं, ठेकेदार हैं। ये काम करके एक राज्य सरकार को, हरियाणा की सरकार को किसने अख्तियार दिया है? तुम कोई मतलब खैरात में मिली हुई है क्या तुम्हें ये सत्ता इस तरीके की? खैरात में तो नहीं मिली हुई सर, पर देश से गलती होगी। हाँ, पता गलती नहीं था एक्चुअली लोगों को तो ना, ऐसा है जो भी इस्तेमाल करते हैं तो पता चलता है क्या नहीं एक क्या और चुन बात, लिया है। एक समाजवादी नेता होते थे रामन और लोहिया। वो ये कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो कोई अगले और 3 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो इतना है, संविधान के विपरीत कर रहे हैं। इन बच्चों ने बड़ों को हौसला दिया है, एक्चुअली होता उल्टा है, बड़ों को हौसला हौसला देते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी देश में जो माहौल था, एक डर का माहौल था बहुत। क्या बात है। और इन बच्चों ने, जैसे कोई पूरे शीशे के महल को पत्थर मार के चकनाचूर कर देता है ना, वो काम कर दिया इन लोगों ने। पूरे जो एक डर का वातावरण है उसको तोड़ने का काम, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इन बच्चों की। आप देखो वहाँ कितना भोजन ला रहे हैं लोग, पानी लेके आ रहे हैं। और अब तो ये मुझे लगता है ये जो सीजेपी के लीडरशिप है, ये दीप के और तो अब ये आंदोलन मुझे लग रहा है इनसे भी आगे चला गया है। नहीं वो अब उनको लीडरशिप की जरूरत भी नहीं है। वो शुरू में भी उनसे आगे ही था आंदोलन तो, क्योंकि रात ओवरनाइट बनी हुई कोई पार्टी नहीं होती। उन्होंने कॉकरोच नाम रख के बनाई तो मजाक में थी, जैसे मीम नहीं कहते अपने यहाँ, व्यंग चित्र बनाया जाता है, बनाई तो इस तरीके से थी। लेकिन जिसको ट्रिगर कहते हैं ना, वो एक तिल्ली लग गई, ईंधन सूखा था और वो इस तरीके का विस्फोटक रूप धारण कर गया। और अभी भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये धुआं ही है, अभी लपटे नहीं है ये। इसको कोई सोचे कि आप इसको दबा के और मतलब अहंकार में चले जाएंगे दोबारा से, ये ऐसे रुकने वाला नहीं है। ये आगे बढ़ेगा, आगे से ज़्यादा जाएगा, और इनके गरूर को काफ़ी हद तक तोड़ा है। और अभी आगे तो और भी कुछ देखना है इनको, बहुत तो कुछ देखना है। सभी कुछ एक संकेत जा रहा है लोगों के सामने। ये जो मंगतराम शास्त्री नहीं है अपने, वो जो हरियाणवी गजलें लिखते, उनकी एक गजल में एक लाइन आती है, कब्जा ना कर तले उतर जा। कब्जा ना कर तले उतर जा, कुर्सी से जागीर नहीं से। तो ये लोगों की आज इच्छा है कि वो उनको कुर्सी के ऊपर नहीं चाहते, और जनता की इच्छा के विरोध में जाके उसको कन्फ्रंट करके कोई शासन नहीं कर सकता, दुनिया का इतिहास बता रहा है। इसलिए इसी में फायदा है कि वो जो सद्बुद्धि की बात हुई थी, वो तो हम अपेक्षा नहीं करते कि उनके अंदर आएगी कोई अपेक्षा। उन्होंने पूरा प्लान वैसे कर रखा है, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि है उनके पास, लेकिन वो चलती है थोड़ा बुद्धि तो है, पर बुद्धि भ्रष्ट है। हाँ, विपरीत दिशा में चल रही है। लेकिन अच्छा है, जिस विनाशकाले विपरीत बुद्धि, लेकिन विनाश देश का हो रहा है ना, दुख की बात। देखो जी, देश का विनाश तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं, अब तो सुधार की गुंजाइश है, बहुत ज्यादा कर चुके हैं। और युवाओं ने ये बताया है कि सुधार करना पड़ेगा, अब हिसाब लेने का टाइम है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये आंदोलन आपकी नजर में अभी ये शुरुआत भर है, अभी और बहुत रंग निश्चित रूप से वो कई चरणों में से गुजर के वापस नहीं जाएगा, आगे बढ़ेगा। ये संकेत बता रहे हैं, हमने भी देखे हैं, ऐसी बात नहीं, आंदोलन लड़े भी हैं, क्लोजली देखे हैं, और जो भी विद्वान लोग हैं वो भी ठीक ढंग से इसको रीड कर पा रहे हैं। वो भी यही कहते हैं कि ये एक नई आशाजनक संकेत की तरह से इस आंदोलन को देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, इंद्रजीत जी का कहना है कि ये जो आंदोलन है ये अब आगे के और चरणों में पहुंचेगा, इसके रूप कुछ अलग हो सकते हैं,
कार्रवाई कुछ अलग तरीके से हो सकती है, बच्चों का आंदोलन अलग तरीके से चल सकता है, लेकिन ये तय है कि ये जो युवा हैं इन्होंने एक अलग तरह की मशाल जलाई इस देश में और इसके सुखद परिणाम इस देश में निकलेंगे। और डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर जवाबदेही किसी की नहीं है तो फिर एक राजशाही में और इसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो देश के युवाओं का हम सब शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस देश से और उनको शुभकामनाएं देते हैं कि और देश अपना से समर्थन एक प्रकट डर करते का हैं। माहौल ख़त्म किया है। ये बताया है कि यूथ आंदोलन कर सकता है और हमारे यूथ की पावर अब भी उसमें बची हुई है। तो सब अपने अपने तरीके से इस देश को आगे लेकर जाने में लगे हुए हैं और उसमें युवाओं का भी योगदान है। आप इस आंदोलन के बारे में अपने विचार रख सकते हो दोस्तों। शुक्रिया कामरेड जी, नमस्कार।